एक थ्योरम लिखिए, प्रूव दैट every sequentially compact metric space is totally bounded. Prove that every sequentially compact metric space is totally bounded. Prove that every sequentially compact metric space is totally bounded. मन में सोच लीजिए sequentially compact का क्या मतलब होता है कि हर एक सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। दूसरा है totally bounded. totally bounded का मतलब होता है कोई भी एक फाइनाइट सेट एप्साइलन नेट बनेगा, मतलब एप्साइलन की हर एक वैल्यू के लिए सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर में वो सेट कंटेन कर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि सेट हमारा सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है मतलब हर एक सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। नेक्स्ट हमको दिखाना होगा कि ये क्या होगा, टोटली बाउंडेड होगा, मतलब उसका कम से कम एक एप्साइलन नेट एग्जिस्ट करेगा। लिखिए, लेट कैपिटल एक्स बी आ sequentially compact metric space. Let capital X be a sequentially compact metric space and epsilon greater than 0 be given. And epsilon greater than 0 be given. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पिक एन एलिमेंट मान ले रहे हैं ये x, d कोई मेट्रिक स्पेस है और a1 इसका कोई एलिमेंट है, मतलब हम स्पेस का एक पॉइंट a1 को पिक कर रहे हैं, वही लिखवा रहा है। पिक एन एलिमेंट a1 बिलोंग्स टू कैपिटल X। भाई आपको दिखाना है एप्साइलन नेट होगा। एप्साइलन नेट का मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर्स के यूनियन में ही वो सेट क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा। एक्स के केस में आपको पता है ये क्या होता है, इक्वल टू। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, A1 को सेंटर मान करके एप्साइलन रेडियस का ओपन स्पेयर खींच रहे हैं। इसका नाम क्या होगा, SA1 एप्साइलन। ठीक है, लिखिए, पिक एन एलिमेंट A1 बिलोंग्स टू X एंड फॉर्म्स द ओपन स्पेयर SA1 कॉमा एप्साइलन एंड फॉर्म्स द ओपन स्पेयर SA1 कॉमा एप्साइलन। ठीक, अगर हम ये मान लें कि x इस A1 कॉमा एप्साइलन के बराबर हो गया तो इस केस में कैपिटल A इज इक्वल टू केवल ये एप्साइलन नेट की तरह वर्क करेगा। एप्साइलन नेट का बस इतना मतलब होता है कि कोई भी फाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट्स को सेंटर मान करके अगर एप्साइलन रेडियस का ओपन स्पेयर खींचे तो x उसी के क्या हो जाए, कंटेन कर जाए या उसी के बराबर हो जाए। ठीक है, तो अगर हम ये मान लिए कि a इज इक्वल टू A1, अगर ये x इस केवल एक ओपन स्पेयर में कंटेन कर गया तो उस केस में ये एप्साइलन नेट बनाएगा। अगर कंटेन नहीं किया तो एक दूसरा पॉइंट मान लेंगे A2, इसको सेंटर मान करके एक ओपन स्पेयर बनाएंगे SA2 कॉमा एप्साइलन। अगर x हमारा इन दोनों के यूनियन में कंटेन कर गया तो ठीक है, उस केस में A इज इक्वल टू A1 कॉमा A2 जो है इसके लिए एप्साइलन नेट की तरह बिहेव करेगा। अगर कंटेन नहीं किया तो अब हम तीसरा एलिमेंट मान लेंगे A3, इसको सेंटर मान करके ओपन स्पेयर बनाएंगे SA3 कॉमा एप्साइलन। अगर x हमारा इस A1 कॉमा एप्साइलन यूनियन SA2 कॉमा एप्साइलन यूनियन SA3 कॉमा एप्साइलन में कंटेन कर गया तो A इज इक्वल टू A1 A2 A3 एप्साइलन नेट हो जाएगा। मतलब यही प्रोसीजर हम बढ़ाते जाएंगे तब तक जब तक कि कोई भी सेट ऐसा मिल जाए ना मिल जाए जिसके पॉइंट्स को सेंटर मान करके खींचे गए एप्साइलन रेडियस के ओपन स्पेयर में हमारा स्पेस कंटेन कर जाए। ठीक है, अब इतना लिखिए, पहले लिखवा रहे हैं। लिखिए, इफ x इज इक्वल टू, कहाँ तक लिखा,
ओपन स्पेयर SA1 कॉमा एप्साइलन, लाइन चेंज करके, इफ x इज इक्वल टू SA1 कॉमा एप्साइलन, सबसे ऊपर वाली लाइन, इफ x इज इक्वल टू SA1 कॉमा एप्साइलन, नीचे से लिखिए, देन कैपिटल A इज इक्वल टू, देन कैपिटल A इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में A1, करली ब्रैकेट में A1 इज एन एप्साइलन नेट फॉर कैपिटल X, इज एन एप्साइलन नेट फॉर कैपिटल X, ठीक। और अगर ये इसके बराबर नहीं हुआ तब हम एक दूसरा पॉइंट क्या कंसीडर करेंगे, A2, उसको भी सेंटर मान करके क्या बनाएंगे, ओपन स्पेयर, फिर देखेंगे इन दोनों के यूनियन में कंटेन कर रहा है कि नहीं। नीचे से लिखिए, बट इफ x डज नॉट इक्वल टू SA1 कॉमा एप्साइलन, बट इफ x does not equal to SA1 comma epsilon, then there will exist some point lies outside the open sphere SA1 comma epsilon, lies outside the open sphere SA1 comma epsilon, lies outside the open sphere SA1 comma epsilon। देख लीजिए SA1 comma epsilon के बाहर ही हमने बनाया एक पॉइंट A2, ठीक है। अब उसको कंसीडर करेंगे, नीचे से लिखिए, लेट A2 be one of those point, let A2 be one of those point and forms the open sphere, and forms the open sphere, and forms the open sphere SA2 comma epsilon, SA2 comma epsilon such that, देखिए जरा, ये भी एप्साइलन है, तो अगर हम A1 और A2 के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो एप्साइलन से बड़ी होगी, क्योंकि एप्साइलन का मतलब केवल इतना, एप्साइलन से बड़ी होगी तभी तो ये पॉइंट इसके बाहर होगा। समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहे हैं? अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस एप्साइलन से अधिक होगी तभी तो ये पॉइंट इसके बाहर होगा, अगर एप्साइलन से कम होगी तो ये पॉइंट इसके अंदर होगा, ठीक है। लिखिए, सच दैट, इतना, सच दैट DA1 कॉमा A2 ग्रेटर देन एप्साइलन, हो गया। नीचे से लिखिए, इफ ये x इज इक्वल टू, if x is equal to SA1 comma epsilon union SA2 comma epsilon, then ये कैपिटल A is equal to curly bracket में A1 comma A2, then कैपिटल A is equal to curly bracket में A1 comma A2 is an epsilon net for capital X, is an epsilon net for capital X। अभी हम इसी को ही चलाएंगे, मतलब कनेक्टेडनेस हम सोच रहे कंप्लीट कर दे, कनेक्टेडनेस और आपका कंप्लीट मेट्रिक स्पेस, ये दो खत्म हो जाएगा तो बस इसमें एक चैप्टर बचेगा कंटिन्यूटी, तो फिर इसका हेडक लगभग ज़ीरो हो जाएगा, मतलब फिर हेडक नहीं रहेगा कि हाँ उठाना है, फिर हम लोग पूरा जो बचा हुआ टाइम होगा रेस्ट टाइम उसमें डीजी ही पढ़ेंगे, ठीक है। फिर डीजी जब ख़त्म हो जाएगा तब, या अगर आप लोगों को बोरियत हो गई तब फिर हम लोग ये इस पे वापस आएंगे, ठीक। इज एन एप्साइलन नेट फॉर एक्स, ठीक है। और अगर मान ले रही है इसके बराबर नहीं हुआ तब हम फिर क्या करेंगे, एक पॉइंट क्या कंसीडर करेंगे, A3, इसके भी बाहर और इसके भी बाहर, सच दैट इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी एप्साइलन से अधिक होगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी एप्साइलन से क्या होगी, अधिक होगी। लिखिए, इफ, लाइन चेंज करके, इफ
x does not equal to s a1 comma epsilon union s a2 comma epsilon, if s does not equal to s a1 comma epsilon union s a2 comma epsilon, नीचे से लिखिए then कैपिटल A इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में a1 कॉमा a2, देन कैपिटल A इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में a1 कॉमा a2 इज एन एप्साइलन नेट फॉर कैपिटल X, इज एन एप्साइलन नेट फॉर कैपिटल X, सॉरी, if x does not equal to s a1 comma epsilon union s a2 comma epsilon, then there will exist some point, then there will exist some point, then there will exist some point lies outside the set, lies outside the set s a1 comma epsilon and s a2 comma epsilon, मतलब दोनों ओपन स्पेयर के बाहर हमने एक पॉइंट ले लिया है a3, सेट s a1 comma epsilon and s a2 comma epsilon, ठीक है। अब वो पॉइंट हम लोग क्या लेकर के चल रहे हैं, a3, लाइन चेंज करके, लेट a3 बी वन ऑफ द दोज पॉइंट, लेट a3 बी वन ऑफ द दोज पॉइंट and forms the open sphere and forms the open sphere and forms the open sphere s a3 comma epsilon s a3 comma epsilon such that क्या होगा, such that देखिए d a1 comma a3 is greater than epsilon, ठीक है, and d a2 comma a3 is also greater than epsilon, लिखिए। ठीक है, अगर इस प्रोसीजर को हम लोग रिपीट करते जाएं तब क्या मिलेगा वो लिखवा रहे हैं, ठीक है। नीचे से लिखिए, रिपीटिंग दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन, रिपीटिंग दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन, repeating this process again and again, comma we get two possibilities, comma we get two possibilities, we get two possibilities। देखिए x is equal to union of s a i comma epsilon, ठीक, जहाँ ए आई हम कहेंगे i इज इक्वल टू 1 to n भी कह सकते हैं, या i इज इक्वल टू 1 to n, फाइनाइट नंबर तक। ये पहली प्रोबेबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी होगी अगर x इज इक्वल टू, x फाइनाइट होगा तब तो n तक, यदि x इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट तक, s a j कॉमा एप्साइलन। इस प्रकार से कि कोई भी दो पॉइंट लेते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस एप्साइलन से क्या होती है, अधिक होती है। इसी के नीचे से लिखेंगे सच दैट डी ए आई कॉमा ए जे ग्रेटर देन एप्साइलन। अगर x फाइनाइट है तो फाइनाइट नंबर तक ये प्रोसीजर चलेगा, अगर x इनफाइनाइट है तो ये प्रोसीजर कहाँ तक चलेगा, इनफाइनाइट तक। लेकिन जितने भी पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा एप्साइलन से क्या होगी, बड़ी होगी। लिख लीजिए, जहाँ पे i और j आपस में बराबर नहीं है। देख लीजिए कोई भी पॉइंट बराबर नहीं, अगर बराबर होता है तो उसके बीच की डिस्टेंस 0, ठीक है। लिखिए
हो गया, ये लिख लिया ना, सच दैट डी ए आई कॉमा ए जे इज ग्रेटर देन एप्साइलन फॉर आई डज नॉट इक्वल टू जे। हो गया। अब देखिए, अब इन दोनों केसेस पे बारी बारी से चर्चा करेंगे। अगर पहली कंडीशन होल्ड होती है तो एक सेट हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कैपिटल ए, जैसे यहाँ कर रहे थे, इसके सेंटर से। तो इसके सेंटर से कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आई कहाँ से कहाँ तक है, 1 से n। पहला रखेंगे तो क्या मिलेगा, a1, दूसरा, तीसरा, nth। कितने एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट सेट जिसके पॉइंट्स को सेंटर मान करके एप्सिलॉन रेडियस का ओपन स्क्वायर खींचे तो x इसी में कंटेन कर गया। इसका क्या मतलब हुआ कि यही एप्सिलॉन नेट होगा। ठीक। केस 2 देखिए, केस 2 में अगर इसको देखेंगे तो इसका साफ मतलब होगा कि x कैसा सेट है, इनफाइनाइट। अगर x इनफाइनाइट सबसेट है तो आपको बताए थे कि x की हेल्प से अगर हम a बनाएंगे तो क्या मिलेगा, a1, a2, a3, an डैश डैश डैश। कैसा सेट मिलेगा, आप दोनों का तो हमको नहीं याद है, आप दोनों क्लास में थी कि नहीं, ये 3 ज़रूर थी। आपको समझाए थे कि इसको बोलते हैं रेंज ऑफ सीक्वेंस और इसको बोलते हैं सीक्वेंस। तो अगर इससे हम सीक्वेंस बनाएंगे ए आई इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा, सारे के सारे टर्म अलग अलग होंगे। ठीक। इस प्रकार से कि डी ए आई कॉमा ए जे ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा। इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता तो आपको पता है कि ये लेस देन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन। इसका मतलब सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो उसका सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट नहीं होगा। लेकिन हमने तो कहा था कि ये सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है, हर एक सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है कि हमारे सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। इसका मतलब केस 2 गलत है। तो केस 1 और केस 2 में से केस 2 को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम केस 2 को कंसीडर करेंगे तो x हमारा सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट नहीं होगा। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होने के लिए केवल केस 1 होल्ड करेगा। केस 1 में हमने देखा कि हमको एक एप्सिलॉन नेट मिल गया, इसका मतलब सेट हमारा क्या है, टोटली बाउंडेड है। ठीक है, चलिए लिखिए। ये कंडीशन होनी चाहिए, है ना। एप्सिलॉन नेट का मतलब एक फाइनाइट सेट जिसके पॉइंट्स को सेंटर मान करके ओपन स्पेयर बनाए एप्सिलॉन रेडियस का, तो उसके यूनियन में x कंटेन कर जाए। इस केस में इस फाइनाइट को बोलते हैं एप्सिलॉन नेट ऑफ x। एप्सिलॉन नेट का मतलब फाइनाइट सेट जिसके पॉइंट्स को सेंटर मान के यदि ओपन स्पेयर बनाए एप्सिलॉन रेडियस का, तो उसके यूनियन में x कंटेन कर जाए, तो उसको बोलते हैं एप्सिलॉन नेट फॉर x। ठीक है, चलिए लिखिए। केस 1 दोनों के लिए तो इसके लिए भी, पहले के लिए भी तो डी ए आई और होगा, लेकिन पहले वाले में ना कन्वर्जेंट की बात ही नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि पहले वाले में एक फाइनाइट सेट हमको मिल जा रहा है जो कि एप्सिलॉन नेट बना रहा है, लेकिन इस केस में हमको इनफाइनाइट सेट मिल रहा है। इनफाइनाइट सेट मिलने का मतलब सीक्वेंस इनफाइनाइट होगा। सीक्वेंस इनफाइनाइट होगा तो सीक्वेंस, यहाँ सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है ना, ये सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस इनफाइनाइट है, सीक्वेंस नॉन कन्वर्जेंट है, सब सीक्वेंस भी नॉन कन्वर्जेंट होगा, इसलिए सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट नहीं है। मतलब पहले वाले केस में सीक्वेंशियली कॉम्पैक्टनेस का कोई रोल ही नहीं है ना। लिखिए केस 1, लिखिए इफ x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n s a i कॉमा एप्सिलॉन। केस 1 ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा है वही। इफ x इज इक्वल टू यूनियन i इज इक्वल टू 1 to n s a i कॉमा एप्सिलॉन, हो गया। आगे लिखिए देन द सेट कैपिटल A इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा डैश 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 AN इज एन एप्सिलॉन नेट
is an epsilon net for capital X, is an epsilon net for capital X, and therefore X is totally bounded, and therefore X is totally bounded. ठीक, केस 2, इफ x इज इक्वल टू, केस 2 वाला लिखिए, इफ x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ j इज इक्वल टू 1 to infinite एस ए जे कॉमा एप्साइलन, हो गया। आगे लिखिए देन वी गेट अ सीक्वेंस, देन वी गेट अ सीक्वेंस a n is equal to 1 to infinite, a n is equal to 1 to infinite, which has no convergent subsequence, which has no convergent subsequence, which has no convergent subsequence because DAI comma AJ is greater than epsilon, because DAI comma AJ is greater than epsilon, ब्लैक बोर्ड पे लिखा है DAI comma AJ is greater than epsilon for I does not equal to J, for I does not equal to J, हो गया। नीचे से लिखिए which contradicts that X is sequentially compact space, which contradicts that X is sequentially compact space, X is sequentially compact space, हो गया। नीचे से लिखिए therefore case 2 is not possible, therefore case 2 is not possible, and hence from case 1 we can say that X is totally bounded, X is totally bounded, हो गया। थ्योरम इस पे ख़त्म हो गया है। अब हम लोग लेबेक नंबर पे अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। लिखिए, हेडलाइन डालिए। मतलब ये जो आप पढ़ रहे हैं, हम पहले ही आपको बताए थे, इसका कोई पूरा ज्ञान नहीं है, बस ऐसे ही है, एक टॉपिक 2-3 थ्योरम, बात ख़त्म। लेकिन इसमें से एक आता है तो मेरी मजबूरी है कि हमको पढ़ाना पड़ेगा। ज़्यादा भी नहीं आता है, एक ही आता है। नेक्स्ट हेडलाइन है लेबेग नंबर। लेबेग नंबर, लेबेग नंबर, लेबेग एस साइलेंट होता है। लेबेग नंबर, लेबेग नंबर, लेबेग नंबर, ठीक है, बोलने आना चाहिए। डायग्राम बना लिए थे? नहीं बनाए थे तो बना लीजिए। हो गया। बड़ा घूमी घूमी सी डेफिनेशन है, बस समझिएगा।
जैसे एप्साइलन नेट में एक मोटा मोटी तो ये समझ में आ गया एप्साइलन नेट में कि कोई भी फाइनाइट सेट एप्साइलन नेट बनाएगा, ठीक। फाइनाइट सेट के एक एक पॉइंट्स को सेंटर मानिए, एप्साइलन रेडियस का ओपन स्फीयर बना दीजिए। अगर उसके में यूनियन में एक्स कंटेन कर गया तो वो फाइनाइट सेट एक्स का एप्साइलन नेट होगा। एप्साइलन नेट का मतलब कोई भी फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कोई भी कब एप्साइलन नेट जब बनाएगा, जब उसके पॉइंट्स को सेंटर मान करके एप्साइलन रेडियस का ओपन स्फीयर खींचे और उसके यूनियन में वो सेट कंटेन कर जाए, ठीक। दूसरा है लेबेग नंबर। मान ले रहे हैं G इज इक्वल टू G अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स। ध्यान से देखिएगा, ओपन कवर है X का, ठीक। लैम्डा ग्रेटर देन 0 दिया गया है, कोई नंबर है, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, लैम्डा ग्रेटर देन 0। तो लैम्डा को, लैम्डा इज सेट टू बी, नंबर है ये तो इसीलिए लेबेग नंबर। लैम्डा इज सेट टू बी लेबेग नंबर ऑफ G अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, ठीक। इफ फॉर एनी सबसेट A ऑफ X, मतलब X का कोई भी सबसेट A ले लीजिए, तो एक G अल्फा ऐसा ज़रूर मिलना चाहिए, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन G अल्फा सच दैट A उस G अल्फा में कंटेन कर जाए, A उस G अल्फा में क्या कर जाए, कंटेन कर जाए। लेकिन बस A की खासियत क्या होनी चाहिए, ये जो सबसेट A आप लेंगे इसका डायामीटर लैम्डा से छोटा होना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या लिया है, G अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, ओपन कवर लिया है। लेबेग नंबर था तो हमने एक रियल नंबर को इंट्रोड्यूस कराया, लैम्डा। रियल नंबर लैम्डा ग्रेटर देन 0, लेबेग नंबर पॉजिटिव होता है। तो कहते हैं कि लैम्डा G अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स का लेबेग नंबर तब कहलाएगा जब हम X का कोई भी सबसेट ऐसा लें जिसका डायमीटर लैम्डा से छोटा हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक G अल्फा ऐसा ज़रूर मिलेगा कि A उस G अल्फा में क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा। फिर से साथ में बोलिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया है, ओपन कवर G अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स। फिर क्या इंट्रोड्यूस किया है, एक रियल नंबर लैम्डा ग्रेटर देन 0। तो लैम्डा G अल्फा का लेबेग नंबर तब कहलाएगा जब हम X में कोई भी सबसेट ऐसा लें जिसका डायमीटर लैम्डा से छोटा हो, तो एक G अल्फा मिलेगा जिसमें A क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा। नहीं, X का ओपन कवर है, X का ओपन कवर है, ठीक है। अब लिखिए, लेट G अल्फा, लेट कैपिटल G इज इक्वल टू G अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, लेट कैपिटल G इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में G अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, बी एन ओपन कवर ऑफ मेट्रिक स्पेस कैपिटल X, बी एन ओपन कवर ऑफ मेट्रिक स्पेस कैपिटल X, बी एन ओपन कवर ऑफ मेट्रिक स्पेस कैपिटल X, ठीक, फुल स्टॉप। आर रियल नंबर लैम्डा, आर रियल नंबर लैम्डा ग्रेटर देन 0, आर रियल नंबर lambda greater than 0 is called a Lebesgue number, is called a Lebesgue number for the given open cover, is called the Lebesgue number for given open cover G is equal to curly bracket में G अल्फा, अल्फा belongs to index G अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, हो गया, कॉमा, इफ फॉर एवरी सबसेट
if for every subset A is subset of X, if for every subset A is a subset of X with diameter of A less than lambda, ब्लैक बोर्ड पे लिखा है DIAM ब्रैकेट में A less than lambda, with subset of X with DIAM ब्रैकेट में A less than lambda, with diameter of A less than lambda, then सबसे लास्ट लाइन A is contained in G alpha, then A is contained in G alpha for at least one alpha belongs to index, for at least one alpha belongs to index, for at least one alpha belongs to index. ठीक है, लिखिए लेबेग कवरिंग लेमा थ्योरम है, लेबेग कवरिंग लेमा, लेबेग कवरिंग लेमा. लेबेग कवरिंग लेमा. इसके हिसाब से खत्म. चलिए लेबेग कवरिंग लेमा लिख लीजिए, 2 लाइन का है. लिखिए इन अ सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस, इन अ सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस. क्या होता है सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट? हर एक सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है. इन अ सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस कॉमा एवरी ओपन कवर हैज़ लेबेग नंबर, एवरी ओपन कवर हैज़ लेबेग नंबर, every open cover has Lebesgue number. In a sequentially compact metric space, every open cover has Lebesgue number. ठीक है, मतलब कोई भी हम सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस लेंगे तो हर एक ओपन कवर का क्या पाया जाएगा? लेबेग नंबर. थ्योरम लिखिए. Prove that every sequentially compact, prove that every sequentially compact, prove that every sequentially compact metric space is compact. Prove that every sequentially compact metric space is compact. क्या होता है सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट? हर एक सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो. कॉम्पैक्ट का मतलब हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर, चैप्टर ही भूल गई है ना. हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर पाया जाए. ठीक है, लगा लीजिएगा 2021 इस साल आ सकता है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि x हमारा क्या है? सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट. लिखिए लेट कैपिटल X बी अ सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस. लेट कैपिटल X बी अ सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस. लेट कैपिटल X बी अ सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस. अभी जस्ट हम लोग ने पीछे पढ़ा कि सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होता है तो टोटली बाउंडेड होता है ना. नीचे से लिखिए देयरफॉर एक्स इज टोटली बाउंडेड स्पेस. देयरफॉर एक्स इज टोटली बाउंडेड स्पेस. देयरफॉर एक्स इज टोटली बाउंडेड स्पेस. टोटली बाउंडेड स्पेस का मतलब, हाँ नीचे से लिखिए लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन. लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, देन कैपिटल X मस्ट हैव एन एप्सिलॉन नेट.
then capital X must have an epsilon net, मतलब कैपिटल X के पास कम से कम एक एप्साइलन नेट ज़रूर होगा। एप्साइलन नेट का मतलब फाइनाइट सेट, देखिए लिख लीजिए, एप्साइलन नेट का मतलब क्या होता है, फाइनाइट सेट, जिसके हर एक पॉइंट को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर का यूनियन उस सेट को खुद में कंटेन करे। नीचे से लिखिएगा लेट कैपिटल A इज इक्वल टू A1 A2 A3 डैश 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 AN be the epsilon net for capital X, be the epsilon net for capital X, then X is equal to union of SAI comma epsilon, है ना, I is equal to 1 to n। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमको क्या दिखाना है, कॉम्पैक्ट, तो हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। ओपन कवर लिया जाए, नीचे से लिखिए लेट जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, लेट जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, बी द फैमिली ऑफ एन ओपन सेट, be the family of an open set in capital X, be the family of open set in capital X which cover capital X, which cover capital X, that is X is equal to union of G alpha, alpha belongs to index। यही से वो कहानी शुरू हुई है कि सबसेट होगा तो कंटेन करेगा, एक्स होगा तो बराबर होगा, यहीं से कहानी हमने ये वाली शुरू की थी, ठीक है। नीचे से लिखिए सिंस कैपिटल एक्स इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस, सिंस कैपिटल एक्स बी सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस, सिंस कैपिटल एक्स बी सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस, ऊपर पढ़िए तो लेबेग कवरिंग लेवा में हमने लिखाया है कि उसके हर एक ओपन कवर का कम से कम एक लेबेग नंबर ज़रूर होगा, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं उसी का। देन बाय लेबेग कवरिंग लेमा, देन बाय लेबेग कवरिंग लेमा, देन बाय लेबेग कवरिंग लेमा, कॉमा, नीचे से लिखिए दिस ओपन कवर जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, दिस ओपन कवर जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, हैज़ अ लेबेग नंबर से लैम्डा, हैज़ अ लेबेग नंबर से लैम्डा, हैज़ अ लेबेग नंबर से लैम्डा, ठीक। नीचे से लिखिए वी put epsilon is equal to lambda by 3 greater than 0, we put epsilon is equal to lambda by 3 greater than 0, lambda लेबेग नंबर है तो ग्रेटर देन 0, 3 भी ग्रेटर देन 0, दो पॉजिटिव नंबर का डिवीजन भी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, then we have देखिए अगर हम इसका डायामीटर निकालें, डायामीटर ऑफ SAI कॉमा एप्साइलन, तो आपको पता है किसी भी ओपन स्फीयर का डायामीटर उसकी रेडियस के 2 गुने के बराबर या उससे छोटा होता है, लेस देन और इक्वल टू, नहीं भाई ओपन, हाँ चलिए, लेस देन और इक्वल टू 2 एप्साइलन के बराबर होता है, ठीक है, हाँ या ना कुछ बोलिए। 2 एप्साइलन के बराबर इज इक्वल टू 2, एप्साइलन की वैल्यू है लैम्डा बाई 3 और आपको पता है 2 लैम्डा बाई 3 लैम्डा से छोटा होगा, क्यों भाई, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट डायामीटर ऑफ SAI कॉमा एप्साइलन लैम्डा से छोटा है,
किसी भी सेट का डायामीटर अगर लैम्डा से छोटा है तो इसके करस्पॉन्डिंग कम से कम एक जी अल्फ़ा ऐसा ज़रूर मिलेगा कि ये सेट जी अल्फ़ा में क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा, लेबेक नंबर की डेफिनेशन से। ठीक है, लिखिए, उतारिए। आगे यहाँ लिख लीजिएगा, फॉर एवरी आई इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 एन, फॉर एवरी आई इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 एन। आगे बढ़े, नीचे से लिखिए, सिंस लैम्डा इज लेबेग नंबर, सिंस लैम्डा इज लेबेग नंबर, since lambda is Lebesgue number, therefore any subset SAI comma epsilon is subset of X, therefore any subset SAI comma epsilon is subset of X with ये diameter इतना less than lambda, with diameter SAI comma epsilon less than lambda, for every I is equal to 1 comma 2 comma 3 comma dash 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 n। हो गया। लेबेग नंबर कहता है कि उसके करस्पॉन्डिंग कम से कम एक जी अल्फ़ा ऐसा ज़रूर मिलेगा कि ए उसमें क्या करता था, कंटेन। ए की जगह यहाँ पे क्या है, SAI कॉमा एप्साइलन। समझ में आ रहा है कुछ आप लोगों को, थोड़ा बहुत गोल गोल है कहानी, लेकिन पढ़िएगा तभी समझ में आएगा, वरना बहुत टिपिकल है ये। ठीक है, आ गया तो सबसे आसान, नहीं आया तो सबसे टफ वाली स्थिति इसके साथ है। ठीक, लिखिए, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 जी अल्फ़ा आई, देन there exists at least 1 g alpha I such that SAI comma epsilon is contained in g alpha I for every I is equal to 1 2 3 dash 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 n। ठीक है, दोनों तरफ यूनियन ले लीजिए, यूनियन लेते ही ये हट जाएगा, मिलेगा दिस इम्प्लाइज यूनियन ऑफ SAI कॉमा एप्साइलन इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ जी अल्फा आई इज इक्वल टू 1 to n, I इज इक्वल टू 1 to n। देखिए, ठीक, इक्वेशन नंबर 1 इसी को लिखवाए थे, I इज इक्वल टू 1 to n SAI कॉमा एप्साइलन किसके बराबर है, x के। This implies X is contained in union I is equal to 1 to n g alpha I from equation 1। ठीक, जरा ब्लैक बोर्ड पे देखिए, यहाँ तक हो गया। बट आपको पता है कि यूनियन I is equal to 1 to n g alpha I हमेशा किसका सबसेट होगा, X का। This implies that X is equal to union g alpha I is equal to 1 to n। इंडेक्स बढ़ गया, मतलब सब फैमिली जिसका फाइनाइट कलेक्शन कंटेन कर रहा है, तो फाइनाइट सब कवर बन जाएगा। ये फाइनाइट सब कवर बन गया तो मतलब ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर रहा है, तो सेट कैसा होगा, कॉम्पैक्ट। उतारिए, हो गया। नीचे से लिखिए, हेंस द ओपन कवर जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, हेंस द ओपन कवर जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स ऑफ एक्स
has a finite subcover of X, has a finite subcover, and therefore X is a compact space, and therefore X is a compact space। हो गया। आप लोगों को एक थ्योरम हमने करवाया था, थ्योरम का एक चार्ट बनवाया था, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट BWP, दोनों तरफ तीर लगवाए थे। बनाया है कहीं कॉपी में कि बनवाना पड़ेगा? बनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। बस एक लिंडलॉफ, एक हाइन-बोरल थ्योरम, दो और बचा है, ठीक है। 27-28 तक में ख़त्म हो जाएगा, ठीक। जरा सा लिखिए और एक थ्योरम लिखिए। लेट कैपिटल X बी अ मेट्रिक स्पेस, let capital X be a metric space which satisfy BWP. Let capital X be a metric space which satisfy BWP, which satisfy BWP. Then prove that X is compact. Then prove that X is compact. ठीक है, एक एक लाइन का है, हम लिखवाते चले। ये सब तो आप लोगों को रिजल्ट हमने लिखवा ही दिया कि BWP होगा तो कॉम्पैक्ट होगा, तीर बना करके। देखिए BWP को सेटिस्फाई कर रहा है तो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है, और आपको पता है सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट होता है, अभी पढ़ा आपने, ठीक है। लिखिए लेट कैपिटल X सेटिस्फाई, प्रूफ में लिखिए लेट कैपिटल X सेटिस्फाई BWP, let capital X satisfy BWP। नीचे से लिखिए therefore X is sequentially compact space, therefore X is sequentially compact space, therefore X is sequentially compact space। हो गया। नीचे से लिखिए then by theorem X is compact space, then by theorem X is compact space, then by theorem X is compact space। हो गया। नेक्स्ट थ्योरम, prove that a metric space is compact, prove that a metric space is compact। आज हम थोड़ा 10 मिनट पहले ही छोड़ेंगे क्लास, है ना। prove that a metric space is compact, prove that a metric space is compact IFF if it is sequentially compact, IFF if it is sequentially compact। ये भी हमने आपको एरो डायग्राम में बनवाया था कि कॉम्पैक्ट होगा तो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगा, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है तो कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है। दो दो लाइन का प्रूफ है, लिखते चलिए। बताए हैं कि एग्जाम में अगर आएगा तो देख लीजिएगा कितने नंबर में है, जितने नंबर की रिक्वायरमेंट हो उतने सारे प्रूफ दे दीजिएगा, वही प्रूफ दीजिएगा जिस पे आपका कमांड हो, ठीक है। लिखिए लेट कैपिटल X बी अ कॉम्पैक्ट स्पेस, लेट कैपिटल X बी अ कॉम्पैक्ट स्पेस। अगर कॉम्पैक्ट हो तो BWP प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। लेट कैपिटल X बी अ कॉम्पैक्ट स्पेस, कॉमा देयरफॉर इट सेटिस्फाई BWP, देयरफॉर इट सेटिस्फाई BWP। हो गया। और आपने पढ़ा है कि जो BWP प्रॉपर्टी होती है सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होती है इफ एंड ओनली इफ के साथ, है ना। नीचे से लिखिए देन बाय थ्योरम, देन बाय थ्योरम X is sequentially compact space, then by theorem X is sequentially compact space, then by theorem X is sequentially compact space। हो गया। फिर नीचे से लिखिए कन्वर्सली, conversely let X is sequentially compact space, let X is sequentially compact space। अभी आपने पढ़ा कि सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होता है तो कॉम्पैक्ट होता है। देन बाय थ्योरम X इज कॉम्पैक्ट स्पेस, देन बाय थ्योरम X इज कॉम्पैक्ट स्पेस, देन बाय थ्योरम X इज कॉम्पैक्ट स्पेस।
हो गया। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, प्रूव दैट a metric space is sequentially compact then it is totally bounded and complete. Then it is totally bounded and complete. Then it is totally bounded and complete. हो गया। प्रूफ में लिखिए, लेट एक्स बी अ सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट स्पेस। लेट एक्स बी अ सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट स्पेस। तो पीछे एक थ्योरम बताए थे कि सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगा तो टोटली बाउंडेड होगा, ये क्या है ना। लेट एक्स बी अ सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट स्पेस, sequentially compact space, then by theorem totally bounded का भी बताया था और complete का भी बताया था कि sequentially compact है तो complete होगा। then by theorem x is totally bounded as well as complete. then by theorem x is totally bounded as well as complete. then by theorem x is totally bounded as well as complete. ठीक, एक थ्योरम का स्टेटमेंट लिख के छोड़ दीजिए, 4-5 थ्योरम और हैं। अब हम 27 से अपना लग के ही कराएंगे इसको। ठीक है, लिखिए थ्योरम, प्रूव दैट अ कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस इज सेपरेबल। प्रूव दैट अ कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस इज सेपरेबल बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू। Prove that a compact metric space is separable but the converse is not necessarily true. Prove that a compact metric space is separable but the converse is not necessarily true. 4-5 थ्योरम और है। अब बड़े बड़े थ्योरम नहीं है, बस एक ये वाला थोड़ा सा मतलब बड़ा है, बाकी एक एक पेज के ही थ्योरम है। ठीक है, कोर्स आप लोगों का एकदम समय से पूरा हो जाएगा। बहुत होगा तो इधर 2-3 दिन डिस्टर्ब था तो मार्च में 2-3 दिन आगे चला जाएगा, बस यही ना होगा। वैसे भी 7 तारीख से ही हम लोग अपना मानते, क्योंकि 7 तारीख को ही कोचिंग शुरू हुआ था, 7 अक्टूबर को, तो 7 से ही हम लोग एक महीना मान के ही चलते हैं अपना, जो बेसिक सबसे पहले एडमिशन वाले स्टूडेंट्स थे। तो 7 तक मैक्सिमम आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जगहों पे अभी कुछ पता नहीं, उस हिसाब से आपकी स्थिति बहुत अच्छी है तो अपनी पढ़ाई एकदम शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि कंप्लीट होगा तो करेंगे, कंप्लीट है आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टर्न पे कल मॉर्निंग में आ पाएंगे क्या आप लोग?